हेलो 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 एंड वेलकम टू सिंप्लीफाइड जीपी अगेन बच्चों। तो हमने कल वीडियो डाला था आर्टिकल नंबर 19 पर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना आर्टिकल नंबर 19 जो है वो सिर्फ एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम ड्यूरेशन में आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अब जो हम आर्टिकल की बात करने वाले हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, या तो कंटिन्यूस 3 वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल नंबर 20, 21 एंड 22। बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे ये होने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20 जो है वो बात करता है कन्विक्शन के बारे में। बच्चों, किसके बारे में बात करता है? कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा है। कन्विक्शन वो बेसिकली क्राइम, और उसके ऊपर थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन चलने वाला है। क्या कहता है? सबसे इंपॉर्टेंट तो इसमें यही है कि नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉ। कोई भी लॉ है तो उसका रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन अलाउड नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन मतलब क्या? लेट्स से कोई क्राइम है, ठीक है, वो होता है 1 अप्रैल 2025 को, ठीक है, और गवर्नमेंट उसके ऊपर एक नया लॉ लेकर आती है, ठीक है। तो वो जो लॉ है वो कौन से डेट को आता है? लेट्स से आज ही की डेट लेते हैं 28 अप्रैल। तो ये फ्यूचर के क्राइम को कवर करेगा, या तो प्रेजेंट होने वाले, मतलब इवन फ्यूचर क्राइम पे। ये जो लॉ है ये पास्ट में से इंप्लीमेंट नहीं होगा। समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्राइम कब हुआ है? 1 अप्रैल। लॉ कब है? 28 अप्रैल। भाई आप लेट जागे हो ना, गवर्नमेंट से क्वेश्चन है कि आप लेट जागे हो, तो इंप्लीमेंटेशन आप ऐसा नहीं कि पिछले से कर देते हैं। मैं एक लॉ लेके आता हूं, 1990 से कोई क्राइम पकड़ लेते हैं और वहां से हम लोग जितने भी ऐसे कोई क्राइम हुए उनके ऊपर ये इंप्लीमेंट करेंगे तो वो होगा नहीं। सो पहला इसके अंदर फीचर है नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ एनी लॉ। कोई भी लॉ जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव नहीं लगेगा, मतलब एक्स फैक्टो इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा, या तो पोस्ट फैक्टो इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो आर्टिकल नंबर 20 किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल नंबर 20 बात करता है नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन। इसके अलावा ये किसके बारे में बात कर रहा है? इसके अलावा बात कर रहा है नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी किसके बारे में बात कर रहा है? नो डबल जियोपार्डी। नो डबल जियोपार्डी मतलब एक क्राइम पर भाई एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा मिलेगी नहीं, ठीक है। लेट्स से कि कोई मर्डर हो गया, ठीक है, आपने कोई मर्डर किया है, आपने नहीं, मतलब किसी क्रिमिनल ने कोई मर्डर किया है, तो इस मर्डर पर उसको 7 ईयर का इंप्रिजनमेंट हो गया, फिर वो जैसे बाहर आता है उसको बोलेंगे नहीं भाई वापस चलो, है ना, तो वो होगा नहीं। तो आप समझ रहे, किसी भी जो मैं यही बता रहा हूं, कन्विक्शन के बारे में बात कर रहा हूं, तो पहले देखा था नो रेट्रोस्पेक्टिव, दूसरा देखा नो डबल जियोपार्डी, तीसरा इसी के अंदर जो फीचर है मैं यहीं पे लिख लेता हूं इसको। तीसरा इसके अंदर जो लिखा गया है वो किसके बारे में लिखा गया? तो बच्चों वो लिखा गया है आपके नो सेल्फ इंक्रीमेशन के बारे में। नो सेल्फ इंक्रीमेशन मतलब कि आप या कोई भी, मतलब जैसे कोई क्रिमिनल है, ठीक है, तो वो क्रिमिनल जो है वो खुद के ऊपर बता सकता है कि मैंने एक क्राइम किया है, तो सेल्फ इंक्रीमेशन नहीं होगा, ठीक है। लेट्स से जैसे इसमें प्रोसीजर स्टेब्लिश होगी, अ क्रिमिनल इज नॉट सपोज टू टॉक अबाउट हिज क्राइम, अगर उसने किया, यस और नो। जैसे कोई क्रिमिनल बोल देता है पुलिस कस्टडी में कि हाँ मैंने क्राइम किया था, तो उसको सेम काम, ये सेम यस बोलना पड़ेगा कि मैंने क्राइम किया था। किसके सामने? जुडिशरी के सामने। किसके सामने? जुडिशरी के सामने, जज के सामने बोलना पड़ेगा कि हाँ मैंने क्राइम किया है। तो ये इसमें बात करें कि सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, कि खुद को मैं क्रिमिनलाइज कर दूं, वो अलाउड होगा नहीं। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। आप बोलोगे कि सही तो कोई बोलेगा ही नहीं। हाँ, तो भाई ये जो आपका क्या कहते हैं इसको, कॉपरेशन है भाई, कॉपरेट तो करना पड़ेगा ना, कॉपरेट तो करना पड़ेगा, तो कॉपरेट करना अलाउड है। जैसे कि
आपका ब्लड सैंपल हो गया, नेल्स का सैंपल हो गया, या ऐसे कोई भी चीज है, ठीक है, आपका वॉइस सैंपलिंग हो गया, तो वो अलाउड है, वो तो इतना तो करना पड़ेगा। तो वो कॉपरेशन अलाउड है, कॉपरेटिव नेचर दिखाना अलाउड है, लेकिन सेल्फ इंक्रिमिनेशन अलाउड नहीं है, ठीक है। इसी के ऊपर अगर आप लोग देखेंगे ना, तो यूनाइटेड स्टेट्स में भी होता है मिरांडा वार्निंग कहते हैं कि आप जो बोलेंगे वो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अगर आप यहां पे ध्यान से देखते हो ना, यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट, इसका मतलब ये समझ लो, राइट टू रिमेन साइलेंट, साइलेंट रह सकते हो, यू हैव राइट टू रिमेन साइलेंट। आर्टिकल नंबर 20 सिंपल इतनी बात कर रहा। तो आर्टिकल नंबर 20 तीन चीजों के बारे में बात कर रहा था। पहली थी नो रेट्रोस्पेक्टिव इंप्लीमेंटेशन, दूसरा था नो डबल जेओपार्डी, और तीसरा राइट टू रिमेन साइलेंट। आइए बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 21 को जानते हैं। आर्टिकल नंबर 21 क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 21 बच्चों बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, राइट टू लाइफ। आर्टिकल नंबर 21 बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में, ठीक है। तो देखते हैं कि नो पर्सन कोई भी डिप्राइव्ड नहीं रहना चाहिए, डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहीं से थोड़ा हमारा जो है एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पे क्रिएट होगी। क्या होगा? एक्सेप्ट प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। लेट्स फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, फिर हम वापस पीछे आते हैं। लेट्स से कि कोई एक लॉ है, ठीक है, उसकी एक प्रोसीजर है कि ये काम ऐसे ही होना चाहिए, बस हमें क्या करना है, मतलब जुडिशरी को क्या करना है, उसको फॉलो करना है। जुडिशरी का काम क्या है? उसको फॉलो करने का है। मतलब लेट्स से कि लॉ है, प्रोसीजर बता दी गई है, उसको फॉलो करो। जुडिशरी वही कर रहा था, तो टेक्निकली ये प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ क्या बताता है? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है वो ऑलमोस्ट आपकी पार्लियामेंट को अनलिमिटेड पावर दे देता है कि भाई पार्लियामेंट ने लॉ बना दिया ना, तो हमारा दिमाग खुद का चलाना नहीं है, ठीक है। ऐसे ही इसी के ऊपर मैं थोड़ा डिस्कस कर लेता हूं, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ के ऊपर ही। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा केस हुआ था, ए.के. गोपालन केस। ए.के. गोपालन केस 1950s के अराउंड हुआ था। इन ए.के. गोपालन भाई साहब को क्या है, डिटेन कर लिया गया था, ठीक है, फ्यूचर में कुछ क्राइम को रोकने के लिए, या तो प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलेंगे, तो इनको उठा लिया गया था। तो बस कोर्ट ने क्या देखा, लॉ है, यस डिटेन करने का लॉ है, प्रोसीजर फॉलो की, उठाने की, डिटेन करने की प्रोसीजर फॉलो की है, हाँ की है, बस बात खत्म, उठा लो भाई, डिटेन कर लो। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं? डिटेन कर लो। तो ये चल रहा था। सो आर्टिकल नंबर 21 जो है यहां पर लिखा तो यही हुआ है, नो पर्सन डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ एंड लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। अगर लॉ कहता है कि उसकी पर्सनल लिबर्टी को रोकना है तो रोक सकता है। ये क्या बता रहा है? पार्लियामेंट को ऑलमोस्ट अनलिमिटेड पावर देने की बात कर रहा है। फिर क्या हुआ? फिर होता है हमारा मेनका गांधी केस। इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ले लेता हूं। मेनका गांधी केस, मेनका गांधी लिख लेते हैं। मेनका गांधी का पासपोर्ट 1973 में सीज कर लिया था। क्या हो गया था बच्चों? सीज हो गया था। इंडिया ऑफ 1973 मेनका गांधी जी का पासपोर्ट सीज हो गया था। उन्होंने वो गए कोर्ट, बोला तो कोर्ट ने पूछ लिया एयरपोर्ट अथॉरिटी का, या तो लॉ के थ्रू, लॉ है पासपोर्ट सीज कर सकते थे, कर लिया था। तो मेनका गांधी जी के केस में गवर्नमेंट ने, सॉरी मेनका गांधी जी के केस में कोर्ट ने पहली बार टर्म यूज किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। इसका मतलब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब होता है क्वेश्चनिंग करना। क्या करना? क्वेश्चन करना है वाई में कि क्या प्रोसीजर, तो लॉ तो है, मतलब प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ फॉलो हुआ है नहीं, ये नहीं देखना है। क्या लॉ सही था, अनफेयर था या नहीं था, चेक करना है। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसके बारे में बात करता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बात करता है जैसे कि ये लॉ है, उसकी ये प्रोसीजर है। ध्यान से देखना वापस, इफ देयर इज अ लॉ, उसकी एक प्रोसीजर है, ठीक है, लेकिन प्रोसीजर फॉलो हुई या नहीं ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा? प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ। लेकिन क्या लॉ फेयर है, सही है, क्वेश्चन मार्क है? अगर जब ये क्वेश्चन मार्क पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। समझो,
आगे की तरफ गए तो प्रोसीजर है, तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। लेकिन प्रोसीजर इस्टेब्लिश ऑफ लॉ मतलब प्रोसीजर फॉलो हुई है तो लॉ है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश हुई है, राइट है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चनिंग नहीं करनी। लेकिन अगर आपने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया, लॉ फेयर है क्या, लॉ भी तो गलत हो सकता है ना, तो पहली बार हम लोगों ने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ लाया। समझते हैं थोड़ा इसको और अच्छे से। प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है ये है ब्रिटिश कॉन्सेप्ट बच्चों। कौन सा कॉन्सेप्ट है? ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कौन सा कॉन्सेप्ट है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आपका अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। पता चला आपको, ये लॉ है, ये उसकी प्रोसीजर है। वापस ध्यान से समझना, ये कोई लॉ है, ये उसकी प्रोसीजर है। लॉ है, प्रोसीजर है। अगर प्रोसीजर फॉलो हुई है तो प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ, डन। लेकिन अगर आपने लॉ सही है क्या, फेयर है क्या, जस्ट सही है क्या, अगर ये क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या हो जाएगा बच्चों? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो जाएगा। पता चला? पक्का? तो ये काम किसका है? जुडिशरी का होता है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम लोग समझते हैं आर्टिकल नंबर 22 के बारे में। क्या कहता है आर्टिकल नंबर 22? आर्टिकल नंबर 22, आर्टिकल नंबर 22 बात करता है डिटेंशन के बारे में। दो टाइप के डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन और दूसरा होता है आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब क्राइम हो चुका है और डिटेन कर लिया। प्रिवेंटिव डिटेंशन बात करता है क्राइम होने से पहले क्या कर देना है, हमें डिटेन कर लेना है। सो आर्टिकल नंबर 22 बात करता है आपके डिटेंशन के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करता है? डिटेंशन के बारे में बात करता है। तो देखते क्या है, एक नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं वापस हम लोग और तमीज से समझने का ट्राई करते हैं आर्टिकल नंबर 22 वापस। तो जब किसी को अरेस्ट करता है या तो डिटेन करते हैं तो उसमें भी उसके राइट वायलेट नहीं होने चाहिए, उससे उसको प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि अगर किसी इंसान को अरेस्ट किया गया है तो उसको रीजन या तो ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट बताना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। दूसरा ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, अगर किसी को अरेस्ट किया गया है तो विद इन 24 आवर्स उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। विद इन 24 आवर्स उसको क्या करना है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। तो पहला इसमें हो गया रीजन बताओ अरेस्ट का, दूसरा हो गया अरेस्ट किया तो विद इन 24 आवर्स उसको क्या करना है? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। और तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट और यही बताता है वे पर्सनल लिबर्टी जो हमने देखा ना आर्टिकल नंबर 21, कहां गया? वेयर इज आर्टिकल? यस, पर्सनल लिबर्टी। इस पर्सनल लिबर्टी को क्या करता है? प्रोटेक्ट करने का काम करता है हमारा आर्टिकल नंबर 22। तीसरा बताता है राइट टू हैव लॉयर। अगर कोई गरीब है, उसके पास पैसे नहीं है, तो उसके पास पूरा अधिकार है कि उसके पास क्या होना चाहिए बच्चों? लॉयर होना चाहिए। तो आर्टिकल नंबर 22 और आर्टिकल नंबर 20 प्रोटेक्ट करते हैं किसको? 21 को। 21 किसकी बात कर रहा है? लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी या पर्सनल लिबर्टी। देखना एकदम शॉर्ट में समझाता हूं वापस, पूरा समझना, अच्छे समझ आएगा। आर्टिकल नंबर 21 बात करता है लॉ, लाइफ, पर्सनल लिबर्टी के बारे में। आर्टिकल नंबर 20 बात करता है, आर्टिकल नंबर 20 बात करता है आपके के भाई जो अरेस्ट किया है या तो नो डबल जियोपार्डी, नो रेट्रो, डबल जियोपार्डी नहीं होनी चाहिए, आपका क्या कहते हैं सेल्फ इंक्रीमेशन, नो सेल्फ इंक्रीमेशन। अच्छे से लिखते हैं इसको, जस्ट अ सेकंड। किसके बारे में बात कर रहा है? डबल जियोपार्डी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सेम क्राइम पर 2 बार सजा नहीं मिलनी चाहिए, नो सेल्फ इंक्रीमेशन, ठीक है, इसके बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर 2 बार सजा हो गई तो उसकी पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो गई, सेल्फ इंक्रीमेशन किया तो अगेन पर्सनल लिबर्टी वायलेट हो जाती है, मतलब राइट टू रिमेन साइलेंट है। आर्टिकल नंबर 22 बात करता है डिटेंशन के बारे में कि भाई उसको बताओ ग्राउंड्स ऑफ डिटेंशन। अगर अरेस्ट कर लिया है, लेट्स से उसको अरेस्ट कर लिया गया है तो क्या बताना है उसको?
अरेस्ट कर लिया गया है तो उसको बताना है ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, क्यों अरेस्ट किया गया है। विद इन 24 आवर्स उसको क्या करना है, जज के सामने लेके जाना है, मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है। अगर नहीं लेके गया और अरेस्ट का ग्राउंड नहीं बताया तो अगेन पर्सनल लिबर्टी को वायलेट कर रहा है। पर्सनल लिबर्टी के लिए गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी लेके आई थी प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, लेकिन लाइफ के लिए क्या, तो इसके लिए आ जाता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आई विश आपको ये समझ में आया होगा। हाँ, मैं ये भी बता देता हूं, आर्टिकल नंबर 22 में ही आपका अटेंशन डिटेंशन तो आता ही है, तो वो होता है यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। समझ आया तो अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर करिएगा। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद।